हेलो बच्चों। कपड़े वाले को पता नहीं तो कपड़ा वाला क्या कहेगा? 10 मार्क का कपड़ा देना है। हाँ, आर यू श्योर? हाँ, लगाएगा 10 आपको पहले। ले बड़ा पट 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 10 मारेगा आपको पहले। वो कहेगा अच्छा 10 मार्क का कपड़ा देना था तो मार दिए। अब बोलो कितना कपड़ा चाहिए आपको? 20 2 × 10⁻6 डाइंस। डाइंस है, डायन नहीं है भैया। तुम्हें चुड़ैल बना दिया इसको, न्यूटन चुड़ैल। फिजिक्स में डायन बन गया वो, ऐसा नहीं है, इट इज डाइंस। हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, जो ये टॉपिक है ये काफी सिंपल टॉपिक है और स्कोरिंग टॉपिक भी है। हालांकि ये एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है, लेकिन हमने इसको उस टाइम पे नहीं पढ़ाया, अब बाद में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए छोड़ेंगे नहीं, करना पूरा है, ठीक है। तो बेटा, इस टॉपिक के अंदर जो हमें बातें करनी है, यूनिट्स की, डायमेंशंस की, डायमेंशन एनालिसिस की बातें करनी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ की बातें करनी है, मेजरमेंट्स, एरर एनालिसिस की बातें करनी है, और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेटा, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज की भी बातें करनी है। ये सारी बातें करेंगे बेटा हम लोग, ठीक है। आज के दिन में खत्म नहीं करेंगे, ठीक है ना, कुछ लेक्चर्स लगेंगे इसको भी। अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से तसल्ली से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। सबसे पहले बेटा इसमें हम यूनिट्स के बारे में ही बात करेंगे, ठीक। तो उस चीज को जानने के लिए सबसे पहला टर्म जो इसमें आता है बेटा वो होता है फिजिकल क्वांटिटी। तो बेटा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज? तो बेटा ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। दोज क्वांटिटीज which can be measured जिनको मेजर किया जा सकता है आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। उनको बेटा फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। समझ गए? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो क्या ऐसी क्वांटिटीज भी होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते? क्या ऐसी क्वांटिटी भी होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते? बिल्कुल होती है बेटा। कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते? कोई एग्जांपल दो, सोचो किसी एग्जांपल के बारे में। ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते? ट्राई टू थिंक अबाउट इट। तो देखो बेटा, लेट मी टेल यू। सपोज मैं कह रहा हूं कि मुझे बहुत भूख लग रही है। आई एम वेरी हंग्री। मुझे बहुत भूख लग रही है। आई एम वेरी हंग्री। कैन यू मेजर माई हंगर? क्या आप मेजर कर सकते हो कि मुझे कितनी भूख लग रही है? कैन यू मेजर इट? हाँ, आप ये कह सकते हो कि बहुत ज्यादा भूख लग रही है या बहुत कम भूख लग रही है। मुझे भूख नहीं है, मुझे कम भूख लग रही है, बहुत ज्यादा लग रही है, मैं बहुत खाऊंगा आज, बहुत सारा खाना खा जाऊंगा मैं आज। बट कोई एग्जैक्ट मेजर नहीं है इसका कि मुझे 2 किलो भूख लग रही है, मुझे 4 किलो भूख लग रही है। देयर इज नो एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ हंगर। या अगर मैं कहूं कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आई एम वेरी एंग्री, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो कैन यू मेजर माई एंगर? अगर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तो कैन यू मेजर माई एंगर कि मुझे कितना गुस्सा आ रहा है? मुझे 5 न्यूटन का गुस्सा आ रहा है, नहीं मेजर करना। यू कैन नॉट मेजर दीज क्वांटिटी। जिन क्वांटिटीज को आप मेजर नहीं कर सकते तो वो होती हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। बेसिकली साइकोलॉजिकल क्वांटिटीज हैं जो उनको मेजर नहीं कर सकते आप लोग, तो दे आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स में जिन क्वांटिटीज की हम बात करने वाले हैं दे आर मोस्टली फिजिकल क्वांटिटीज ओनली। जैसे कि फॉर एग्जांपल मास मेजर कर सकते हो आप। फोर्स को भी मेजर कर सकते हो आप। रेजिस्टेंस, डेंसिटी,
There are so many quantities that you can measure, and these are the physical quantities. ये सभी के सभी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के बाद लिखा कैसे जाता है। जैसे क्लास में मैंने एक बच्चे से पूछ लिया, अरे भैया मुन्ना खड़े हो जाओ, तुम्हारा मास कितना है, दुबला पतला बच्चा था, ठीक है ना। मैंने उससे तुम्हारा मास कितना बताओ, तो कहा सर जी मेरा मास है 50 है। 50 मास तुम्हारा? हाँ सर 50 है हमारा मास है। 50? तो मैंने बोला 50 ग्राम है क्या? तो नहीं सर नहीं 50 ग्राम नहीं सर 50 किलोग्राम है। तो देखो बेटा, उसने अपना मास कैसे बताया, उसने बोला कि मेरा मास है क्या 50 केजी किलोग्राम। सुनो ओके तो क्या मतलब है इसका, देखो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास क्या है बेटा? एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास इज द फिजिकल क्वांटिटी। और इसको लिखने के लिए आपने एक नंबर का इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल किया किसका? केजी, एक यूनिट का। इसका इस्तेमाल किया बेटा आपने, यूनिट का इस्तेमाल किया। तो सभी फिजिकल क्वांटिटीज कैसे रिप्रेजेंट की जाती हैं? एक न्यूमेरिकल वैल्यू और फिर एक यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटीज लिखी जाती हैं एन और यू से। एन क्या है यहां पर? न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर है, और यू क्या है? यूनिट है। सो न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। गॉट इट? समझ गए? दैट इज हाउ वी राइट द फिजिकल क्वांटिटीज। न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और एक यूनिट होगी। बट बेटा यूनिट होती क्या है? व्हाट इज अ यूनिट? यूनिट आखिरकार होती क्या है? तो देखो बेटा, हम कहते हैं कि यूनिट होती है, इट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का रेफरेंस स्टैंडर्ड है। मतलब एक रेफरेंस बना दिया कि इसको हम कह रहे हैं यूनिट, एक यूनिट इसको कह रहे हैं। तो जो बड़ा मेजरमेंट होगा उसको हम नाप सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ करके दिखाना समझ में आएगा, ठीक है ना। सपोज मैंने कहा कि जो ये मेरे हाथ में पेन है ना, ठीक है, तो आज मैंने एक नई यूनिट को डिफाइन कर दिया। मैंने कहा लेट अस से द यूनिट ऑफ लेंथ इज मार्कर। क्या है बेटा? मार्कर है। मैंने लेंथ की एक नई यूनिट डिफाइन करी। मैंने कहा यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल्स टू मार्कर, एंड वन यूनिट या वन मार्कर इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वन मार्कर। दैट इज हाउ वी राइट द यूनिट। वन मार्कर की जो वैल्यू है वो कितनी है? लेंथ ऑफ अ मार्कर है। तो हमने ये यूनिट मार्कर को डिफाइन कर दिया, नाउ वी कैन मेजर एनीथिंग इन द यूनिट्स, मतलब एनी लेंथ इन द यूनिट ऑफ मार्कर। हम मार्कर की यूनिट में किसी भी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। कैसे बेटा? देखो सपोज मैंने कहा कि मुझे इस लाइन की लेंथ को मेजर करना है, तो मैंने कहा देखो कितना होगा ये, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर, 6, 7, लेट से 8 मार्कर के बराबर आ रहा। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द लाइन बराबर 8 मार्कर। आया समझ में? आपने इस लाइन की लेंथ को मेजर कर लिया इन द यूनिट्स ऑफ मार्कर, और वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 8 मार्कर के बराबर आ गए। ठीक, तो क्या हम सर कोई भी यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं?
क्या हम इस तरीके से किसी भी यूनिट को कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं क्या? इज इट अ गुड वे ऑफ डिफाइनिंग इट? या एक अच्छी यूनिट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? तो बेटा बिल्कुल एक अच्छी यूनिट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो बात करते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक, चलो कहानी सुनते जाओ बेटा, कहानी सुनते जाओ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड यूनिट और यूनिट्स। यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? तो बेटा पहली कैरेक्टरिस्टिक है इट शुड बी वेरी वेल डिफाइंड या वेरी प्रिसाइजली, वेल तो बहुत सेंस नहीं, प्रिसाइजली डिफाइंड, बहुत ही प्रिसाइजली डिफाइंड होनी चाहिए, बहुत एक्यूरेटली डिफाइंड होनी चाहिए। क्या मतलब इसका? देखो, जैसे कि मैंने कहा, हमने डेफिनेशन दी यूनिट की, दैट वन मार्कर इज लेंथ ऑफ वन मार्कर। इज इट अ वेरी प्रिसाइज डेफिनेशन? द आंसर इज नो, इट्स नॉट अ वेरी प्रिसाइज डेफिनेशन। व्हाई? अरे भैया देखो, क्या सभी मार्कर्स की लेंथ बराबर होती है? जो मार्कर मैं इस्तेमाल कर रहा और जो मार्कर आप इस्तेमाल कर रहे, जो मार्कर मैं इस्तेमाल कर रहा और जो मार्कर आप इस्तेमाल कर रहे, क्या दोनों मार्कर्स सेम लेंथ के होंगे? क्या कैमल का मार्कर और रेनॉल्ड्स का मार्कर बराबर लेंथ का होगा? या जितना भी मार्कर्स कैमल प्रोड्यूस कर रहा है उन सब की लेंथ बराबर होगी? नहीं ना। तो कौन सा मार्कर लिया, कौन सा आपने कंपनी ली, कौन सा आपने ब्रांड लिया, कौन सा आपने मॉडल लिया, तो आपने मेंशन ही नहीं करा। तो इतना मेंशन कर दें तो चलेगा? तब भी नहीं चलेगा। क्या जो मैन्युफैक्चरर उस पर्टिकुलर मॉडल को बना रहा है वो कितनी एक्यूरेसी से उसको प्रोड्यूस कर रहा, उसकी लेंथ को डिफाइन कर रहा, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर डाउट्स उठने शुरू हो जाएंगे। क्या एक कंपनी के एक मॉडल के सारे पेन एग्जैक्टली एक लेंथ के रहेंगे या उसमें भी कुछ वेरिएशन रह सकता है? डिपेंड है हमें कितना प्रिसीजन चाहिए। हमें प्रिसीजन ज्यादा चाहिए होता है क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर प्रिसीजन नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, जहां पर प्रिसीजन नहीं होगा तो बेटा गड़बड़ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लिया आप हलवाई की दुकान पर गए, ठीक है ना, वहां पर एक वेइंग मशीन है जो डिजिटल आपको नंबर दिखा रही, क्या है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम नंबर आ रहे हैं ना, उसमें इतने ग्राम है। ठीक है, आपने उससे कहा कि भैया हमें 250 ग्राम जलेबी दे दो, 250 ग्राम जलेबी आपने उससे मांग ली। अब वो तोल रहा है 250 ग्राम जलेबी, ठीक है ना। अब 250 का अगला नंबर क्या है? 251, और उससे पहला नंबर क्या है? 249। ठीक, अब जैसे ही कांटे ने 250 दिखाया, ठीक है ना, जैसे ही कांटे ने 250 दिखाया तो क्या उसकी वैल्यू एग्जैक्टली 250 ग्राम होगी? क्योंकि कांटा 250.5 तो दिखा ही नहीं सकता। कांटा या तो 250 दिखाएगा या फिर 251 दिखाएगा, 251 दिखाएगा, या तो 250 दिखाएगा या 251 दिखाएगा। वो 250 पॉइंट कितना है वो नहीं दिखा रहा है, मतलब कितना मिलीग्राम है वो नहीं बता रहा है, वो बता रहा है 250 ग्राम है या 251 ग्राम है। ठीक है ना, उसके बीच में है या नहीं पता नहीं, 249 या 250 के बीच में है या नहीं पता नहीं। ठीक है ना, तो वो दिखा रहा है 250 है, बस इधर या इधर कुछ बता नहीं रहा। लेकिन 1 ग्राम से, 1 ग्राम जलेबी से ना आपको फर्क पड़ता ना दुकानदार को फर्क पड़ता। 1 ग्राम जलेबी में कितनी जलेबी आएगी? चाशनी आएगी, खाली चाटोगे क्या उसे? है चाशनी आएगी बस। ठीक है, तो कहने का मतलब यह कि 1 ग्राम जलेबी से ना आपको फर्क पड़ रहा ना दुकानदार को फर्क पड़ रहा, तो आप क्या कहोगे? भैया देना यार, 250 आ गया, देना यार, क्या टेंशन है। लेकिन अगर आप सुनार के पास चले गए, तो क्या आप उससे इस तराजू से सोना ले लोगे? क्या आप उससे इस तराजू से सोना ले लोगे? क्या ना आप लोगे ना वो देगा। क्यों? अगर कुछ मिलीग्राम आपको फालतू चला गया तो उसका नुकसान, और कुछ मिलीग्राम अगर कम गया तो आपको नुकसान। तो ना आप नुकसान सहना चाहते ना दुकानदार नुकसान सहना चाहता। कहा भैया एग्जैक्ट मुझे बताओ कितना इसका मेजरमेंट।
अब उतनी एग्जैक्ट चीजों की बातें तभी तो कर पाओगे जब आपका जो वजन है उतना एग्जैक्टली डिफाइन होगा। अगर यूनिट ही डिफाइन ना हो आपकी एग्जैक्टली, तो कैसे कैसे आप उतना एग्जैक्टली मेजरमेंट कर पाओगे? ठीक है बच्चों, तो एग्जैक्ट मेजरमेंट करने के लिए आपका यूनिट्स का एग्जैक्ट होना बहुत जरूरी है। उसमें जितना छोटा एरर हो उतना अच्छा। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यूनिट शुड बी वेरी 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 वेल डिफाइंड, वेरी वेरी प्रिसाइजली डिफाइंड। सेकेंडली, इट शुड बी वेरी वेल नोन। इट शुड बी वेरी वेल नोन। यूनिट क्या होनी चाहिए? इट शुड बी वेरी वेल नोन। मतलब लोगों को पता तो हो उस यूनिट के बारे में कि वो यूनिट क्या है, यूज करते हो लोग यूनिट्स, खाली आपको पता, मुझे पता क्या मतलब। मान लिया हमने यूनिट डिफाइन करी मार्कर, ठीक है ना। तो आप गए मार्केट में और कपड़े वाले की दुकान पे गए और कपड़े वाले को बोला मुझे 10 मार्कर कपड़ा दे दो। अब आपको पता है कि मार्कर जो है वो एक लेंथ की यूनिट है, कपड़े वाले को पता नहीं, तो कपड़ा वाला क्या कहेगा? 10 मार्कर कपड़ा देना है। हाँ, आर यू श्योर? हाँ, लगाएगा 10 आपको पहले, ले बड़ा पट 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 10 मारेगा आपको पहले। वो कहेगा अच्छा 10 मार्कर कपड़ा देना था, तो मार दिए। अब बोलो कितना कपड़ा चाहिए आपको, ठीक है ना। आगे मैं समझना आपको। तो इट शुड बी वेरी वेल नोन, अदरवाइज दैट यूनिट विल बी यूजलेस, दैट विल बी यूजलेस, ठीक है। अच्छा जी, तो इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, ठीक है ना, और उनका सॉल्यूशन कैसे निकाला गया। तो अब वेरी वेल नोन डिफाइन करना था, तो प्रॉब्लम ये आनी शुरू हुई कि हमें ना नई नई यूनिट्स मिलना शुरू हो गई, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हमें मिलना शुरू हो गई। मतलब वो जमाना था जब हमने बहुत कुछ चीजें नहीं खोजी थी, तो हमें बहुत सारी नई नई चीजें मिल रही थी। कभी फोर्स मिल गया, कभी प्रेशर मिल गया, कभी डेंसिटी मिल गई, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब हर एक यूनिट को, हर एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को वेरी प्रिसाइजली डिफाइन करना इज वेरी वेरी टफ, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि भैया एक गांव है, उसने अपने लिए यूनिट डिफाइन कर ली, ठीक है, उस गांव के लोग तो यूनिट्स को, वही यूनिट को खेल रहे हैं। दूसरा गांव कुछ और चल रहा है, तीसरा गांव कुछ और चल रहा है, ठीक है। दो प्रॉब्लम है। तो अब क्या होने लग गया? अब ये होने लगा कि चलो ठीक है, एक बड़ा एरिया मिला भैया, बड़े एरिया में हम डिसाइड करेंगे कि भैया हमें आपस में बातें करने में दिक्कत ना हो, हम बड़े एरिया के अंदर सेम यूनिट को यूज करेंगे। तो बड़ा एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनना शुरू हुआ। कैसे हुआ? बड़ा एक सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ। Now what is the meaning of system of units? सिस्टम ऑफ यूनिट बना तो उसने ये कहा सबसे पहले कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है ना, उनको दो पार्ट्स में बांट दो। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको दो पार्ट्स में बांट दो। एक पार्ट होगा हमारा जिसको हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, या फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट्स। दूसरा जो हमारे पास होगा क्वांटिटीज, उसको हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। एक और तरीके का होता है, अभी आगे बात करूंगा उसकी, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, अभी आगे चर्चा करूंगा उसकी, बट फिलहाल फंडामेंटल डिराइव्ड समझो आप। तो फंडामेंटल उन्होंने कहा कि चलो हम कुछ यूनिट्स चूज करते हैं जिनको हम सेपरेटली प्रिसाइजली डिफाइंड कर देंगे, इंडिपेंडेंटली प्रिसाइजली डिफाइन कर देंगे, ठीक है ना। सो दीज आर डिफाइंड precisely, these are independently defined, these are independently defined precisely, independently precisely defined बोल दो, चलो जो भी इंग्लिश समझ गए ना आप। तो कहने का मतलब क्या है? these are precisely, इनको हमने independently precisely define कर दिया। हमने कहा कि जो बाकी और क्वांटिटीज है ना, वो सारी की सारी इनके यूज से ही बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हो वेलोसिटी, तो ये होता है मेरा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अगर हमने डिस्टेंस और टाइम को डिफाइन कर दिया तो वेलोसिटी तो अपने आप ही डिफाइन हो गई। क्यों भाई? आपको वेलोसिटी के लिए अलग से यूनिट डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो केवल आप डिस्टेंस और टाइम के टर्म में ही रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो कुछ क्वांटिटीज को हम प्रिसाइजली इंडिपेंडेंटली डिफाइन कर देंगे और बची हुई क्वांटिटीज जो है वो इनसे डिराइव हो जाएंगी।
तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? दीज क्वांटिटीज these quantities are defined using the fundamental quantity, using the fundamental these quantities are defined using the fundamental quantities. fundamental quantities का इस्तेमाल करते हुए इनको हम डिफाइन कर सकते हैं. these are the derived quantities. understood? चलो भाई, बहुत सही. चलो आगे बात करें बेटा. अब कौन सी क्वांटिटीज को फंडामेंटल लें, कौन सी क्वांटिटीज को फंडामेंटल लें, तो इसकी अगर चर्चा करें तो बेटा वो अलग अलग सिस्टम ने अलग अलग क्वांटिटीज को फंडामेंटल ले लिया. फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो कुछ पॉपुलर सिस्टम्स की हम बात करते हैं. जैसे एक सिस्टम है MKS, एक आया बेटा CGS, ठीक है ना, एक आया बेटा FPS, और भी सिस्टम्स आए समय के साथ. इन तीनों सिस्टम में बेटा एक चीज कॉमन थी, और वो कॉमन ये थी कि जिन क्वांटिटीज को इन्होंने फंडामेंटल माना था वो सेम थी. तीन क्वांटिटीज थी. एक थी बेटा लेंथ, मास एंड टाइम. लेंथ, मास एंड टाइम. तो लेंथ के लिए बेटा MKS ने मीटर यूज किया, मास के लिए किलोग्राम यूज किया, और टाइम के लिए सेकंड का इस्तेमाल किया. CGS की बात करें तो बेटा सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड का इस्तेमाल हुआ. FPS की बात करें तो बेटा ये फुट, पाउंड एंड सेकंड का इस्तेमाल. तो अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिस्टम्स डेवलप होना शुरू हो गए, ठीक है ना. और इंडिया में MKS सिस्टम ज्यादा पॉपुलर हो गया, इंग्लैंड में FPS सिस्टम ज्यादा पॉपुलर हो गया. अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम जो है वो डेवलप होने शुरू हो गए. ठीक. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? यहां तक ठीक था, लेकिन जब नई क्वांटिटीज हमें मिलना शुरू हुई, तो हमें मालूम पड़ा कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज आ रही जो MKS मतलब लेंथ, मास और टाइम से डिफाइन नहीं हो रही. बहुत सारी क्वांटिटी तो हो गई थी, लेकिन अब कुछ नई क्वांटिटी में मिलने लग गई जो इनसे डिफाइन नहीं हो रही थी. जैसे करंट आया, तो करंट तो के लिए ना लेंथ चल रहा, ना मास चल रहा, ना टाइम चल रहा, उसके लिए कुछ और ही चाहिए, चार्ज चाहिए, ठीक है. तो बेटा जब कुछ नई क्वांटिटीज हमारे पास आई तो हमें अपने सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, उन नई क्वांटिटीज को भी ऐड करना पड़ेगा. और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे दुनिया जो है आपस में बातें करना शुरू हो गई, तो उनको भी कन्वर्सेशन में दिक्कत आनी शुरू हुई, ठीक है ना. तो लोगों ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, एक बड़े लेवल पर एक सिस्टम लेकर आते हैं. तो काफी सारी कंट्रीज मिली और उन्होंने एक सिस्टम बनाया, SI सिस्टम. SI का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम, बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर इस सिस्टम को बनाया और यूज करना शुरू किया. अब इस इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर क्या था? तो देखो बेटा, इस इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी. कौन कौन सी क्वांटिटीज थी बेटा? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, and luminous intensity. These are the 7 fundamental quantities that we have chosen. इनको बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज ही बोलते हैं. ठीक. इन सब के लिए यूनिट भी होगी कुछ ना कुछ, जिसको आप बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट बोलोगे. तो मास के लिए है किलोग्राम, लेंथ के लिए है मीटर, टाइम के लिए है सेकंड, करंट के लिए है एम्पेयर, टेम्परेचर के लिए है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए है मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए है कैंडला. ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए बेटा कैंडला. तो बेटा ये तो एक तो आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन सी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज है और उनकी यूनिट्स क्या है. ठीक.
अलग अलग सिस्टम में बेटा अलग यूनिट, जैसे सीजीएस की बात करें तो रहता है ग्राम सेंटीमीटर सेकंड रहता है आपके पास, और अलग अलग क्वांटिटीज के लिए बेटा अलग अलग सीजीएस यूनिट्स आपकी बनती चली जाती है। ठीक, अच्छा जी, क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम के अंदर? बहुत देर से आप सोचो सर क्वेश्चन कैसे, तो कहानी सुना रहे हो आप, क्वेश्चन कैसे आएगा ये बताओ। तो यूनिट्स के ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पर। किसमें बेटा? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पर। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और उसके लिए क्या प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना है, क्या फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो हमने कहा कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको हम लिखते हैं कैसे? n इंटू यू से लिखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। एक नंबर रहेगा, एक यूनिट, 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम। बट वी कैन चेंज द यूनिट। अगर हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो न्यूमेरिकल वैल्यू विल ऑल्सो चेंज, लेकिन द फिजिकल क्वांटिटी विल रिमेन सेम। क्या मतलब है इसका? 1 किलोग्राम इक्वल्स 1000 grams. So what does that mean? The physical quantity, that is mass, remains same, equal to आ रहा, मतलब 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये बराबर है दोनों, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई और यूनिट भी चेंज हो गई। अब ध्यान देखो, किलोग्राम इज अ बिगर यूनिट, ग्राम इज अ स्मॉलर यूनिट। जो छोटा है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो गया, जो यूनिट छोटा है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो रहा, मतलब जैसे जैसे हम छोटी यूनिट्स में जाएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा, क्वांटिटी सेम रहेगी। तो व्हाट वी कैन से हियर इज, वी कैन से दैट n1u1 बराबर n2u2। ये कॉन्सेप्ट हमको लगाना है, n1u1 बराबर n2u2। ये लगा डाला तो लाइफ जिंगा लगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आएगा और आपके सारे कन्वर्जन हो जाएंगे। क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस जंप डायरेक्टली ऑन टू द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, कन्वर्ट करना है आपको 20 न्यूटन इंटू सीजीएस। कन्वर्ट 20 न्यूटन इंटू सीजीएस। 20 न्यूटन को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे देखते हैं, आइए। तो सबसे पहले तो आपको जानना है न्यूटन किसकी यूनिट है। आपको जरा फोर्स की यूनिट को न्यूटन कहते हैं, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। और इसकी यूनिट क्या कह रहे हैं? न्यूटन कह रहे हैं। सो मास जो है ये केजी है और एक्सेलरेशन क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सो कैन आई से दैट 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज 1 न्यूटन, बोल सकता हूं। सो बेसिकली न्यूटन जो है ये एक एसआई यूनिट ही है, लेकिन ये फंडामेंटल के टर्म में नहीं लिखी हुई, ये डिराइव्ड यूनिट के टर्म में लिखी है, सीधा न्यूटन लिख दिया इसको। बट फंडामेंटल के टर्म में हमने कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। अगर हमें ये मालूम हो कि किसकी यूनिट है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, वी कैन कन्वर्ट यूनिट इनटू इट्स फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो हमने फंडामेंटल में कन्वर्ट कर लिया, बेस यूनिट में कन्वर्ट कर लिया इसको। अब हम लिखेंगे 20 न्यूटन इज 20 kg मीटर s-2, ये है ना। तो अब देखो बेटा, ये है हमारा n1 और ये है हमारा n2, n1 and n2। we have to convert it into CGS, so we'll write n1u1, ये हमारा n1, ये u1 है, सॉरी n1 है या u1 है, n1u1 इक्वल्स टू n2u2। u2 CGS वाला है तो किलोग्राम में ग्राम आएगा बेटा, मीटर इधर पे सेंटीमीटर आएगा और सेकंड की पावर -2 आएगा। ठीक है, अच्छा ये आ गया हमारे पास, क्लियर। n1u1 n2u2 लिखता हूं मैं, n1 है ये, u1 है ये, n2 है ये, u2 है ये। समझ गए? फॉर्मूला लगा दिया हमने, n1u1 इक्वल्स टू n2u2, खत्म बात, बस सॉल्व करना आ गया आपको। तो अब दोनों तरफ बराबर आना चाहिए तभी कटेगा। देखो सेकंड तो कट रहा, सेकंड तो यहां पे कट रहा, उसकी दिक्कत वाली बात है नहीं, सेकंड तो कट रहा, लेकिन क्या ग्राम किलोग्राम कटेगा?
तो वी हैव टू कन्वर्ट इट, तो राइट इट एज 1000 ग्राम्स. 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम्स एंड 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर एंड 2 ग्राम सेंटीमीटर. ग्राम सेंटीमीटर कट जाएगा एंड वी विल हैव N2 बराबर 2 इंटू 1 2 3 4 5 6. That means 20 Newton is equals to 2 into 10 to the power 6 CGS. Now, न्यूटन को CGS में क्या कहते हैं? न्यूटन को CGS में कहते हैं डाइन्स, DYNES. कुछ लोग इसको डायंस भी कहते हैं, ये डायन है, उसको डायन भी कहते हैं, डायन है भैया, डायन. 20 न्यूटन 2 into 10 to the power 6 डाइन्स. डाइन्स है, डायन नहीं है भैया. तुमने चुड़ैल बना दिया इसको, न्यूटन चुड़ैल. CGS में डायन बन गया वो, ऐसा नहीं है, इट इज डाइन्स. ठीक है. बट अगर किसी को चिढ़ाना हो, मान लिया आपकी कोई बहन हो जिसको आपको चिढ़ाना हो, तो उसको आप क्या कह सकते हो? तुम तो न्यूटन लग रही हो. इन CGS मन में बोल लेना. CGS में क्या हो? डायन. ठीक है. तो 20 न्यूटन मतलब 2 into 10 to the power 6 डाइन्स. ओके. तो हम यहां पे क्या कह रहे हैं, ये आ गया. अच्छा, कन्वर्जन अगर देखें तो 1 न्यूटन क्या हुआ? तो बेटा 1 न्यूटन को 10 की पावर 5 डाइन्स. आप इसको भी याद कर सकते हो डायरेक्टली, आप इसको भी डायरेक्टली याद कर सकते हो दैट 1 न्यूटन इज 10 की पावर 5 डाइन्स. इस तरीके से करते हैं कन्वर्ट. 2 स्टेप आपने यूज करे. सबसे पहले आपने जो यूनिट है उसको बेस यूनिट्स में कन्वर्ट किया और उसके बाद N1 U1 इक्वल्स टू N2 लगा दिया. सिंपल सी बात. एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा फटाफट इसके ऊपर, फिर हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है. तो क्वेश्चन आ रहा आपके सामने, कन्वर्ट 50 जूल्स इनटू CGS. 50 जूल्स को CGS में कन्वर्ट करना है बेटा. कन्वर्ट 50 जूल्स इनटू CGS में कन्वर्ट कर लो. ठीक है. तो कैसे होगा आइए देखते हैं. तो 50 जूल्स का मतलब क्या है? जूल इज अ यूनिट ऑफ वर्क. तो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, दैट इज जूल्स. फोर्स is again mass into acceleration. Mass is kg, acceleration is meter per second square and distance is meter. तो ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ. ठीक है. is joules, right? So we have 50 joules. We decide 50 joules is equals to 50 kg meter square s minus 2. ठीक. CGS में लिखना है हमें आप, तो N2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. ये स्क्वायर नहीं भूलना है, बच्चा स्क्वायर भूल जाता है. अब CGS में भी सेकंड तो सेकंड रहता है ना, s माइनस 2 तो रहेगा रहेगा. ठीक. नाउ क्लियरली सेकंड एंड सेकंड तो कट रहा, बाकी नहीं कट रहा. अच्छा जी, कन्वर्जन करना है. 50 किलोग्राम को लिखेंगे ग्राम में, 1000 ग्राम्स. मीटर को लिखेंगे सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर. N2 ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा. एंड वी विल हैव N2 इक्वल्स टू 50 इंटू 3 और 4 7, 10 की पावर 7. नाउ व्हाट डू वी कॉल जूल्स इन CGS यूनिट्स? वी कॉल दिस एज अर्ग्स, ERGS, अर्ग्स. ठीक है ना. सो व्हाट वी विल से? वी विल से 50 जूल्स is 50 into 10 to the power 7 ergs और 1 joule is 10 to the power 7 ergs. बेटा आप इस रिलेशन को भी चाहो तो याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के लिए. इंपॉर्टेंट. अगर कन्वर्जन पे क्वेश्चन आएगा तो बेटा ये आपको याद रहेंगे, तो कुछ हो सकता है आप डायरेक्ट निकाल दो, आपको इतना भी करना ना पड़े, और सिंपली आप लिख सकते हो उस चीज को. समझ गए बेटा? दैट इज हाउ वी कैन डू इट. अब और क्वेश्चन जो इसमें आपको बन सकते हैं उसकी बात करते हैं. एक अलग टाइप के क्वेश्चन की यहां पे हम चर्चा करते हैं. इसमें क्या होता है कि हम CGS में कन्वर्ट करने के लिए नहीं कह रहे. अब आपको हम कह रहे हैं कि हम अपनी ही कोई यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम नई यूनिट्स डिफाइन कर रहे हैं और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक. सो क्वेश्चन कैन बी दैट इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन अ न्यू सिस्टम of units, unit of mass is 10 gram, unit of length
is 10 centimeter and unit of time is 10 seconds. सर हमने 10 कर दिया instead of the kilogram and the meter, and we have done it like 10 seconds and 10 centimeter and 10 grams. ठीक है. So now express, question है express 20 pascals in the new system of units. अभी ये कैसे करेंगे? 20 पास्कल्स को नए यूनिट्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करना, ये कैसे होगा भाई? ये तो कुछ नया काम हो गया. कैसे करेंगे इसको? घबराने का नहीं, बहुत सिंपल है. सबसे पहले आप जो नए यूनिट्स आपको दी गई है ना, उनको लिख लो, उनको डिफाइन कर लो. इनफैक्ट तो लेट अस से हम कह रहे कि यूनिट ऑफ मास इज नाउ kg dash. So we are saying 1 kg dash equals 10 grams. 1 kg dash is 10 grams. 1 meter dash is 10 centimeter. And 1 second dash is 10 seconds. ठीक है, लिख रहे हैं आपने, एक तरफ लिख लिया. तो अब आपके U2 में ये आएंगी, U1 में क्या है वो देख लेते हैं. पास्कल्स. बेटा पास्कल किसका यूनिट होता है? याद करो, पास्कल किसका यूनिट होता है बेटा? तो पास्कल होता है बेटा प्रेशर का यूनिट, और ये भी एसआई यूनिट ही होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है. तो हम कह रहे हैं कि प्रेशर इज फोर्स अपॉन में एरिया. फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड एरिया इज मीटर स्क्वायर. ठीक, दैट मीन ये है केजी मीटर की पावर -1 एस की पावर -2, दैट इज द प्रेशर. ठीक, 20 पास्कल का मतलब हो गया 20 केजी मीटर की पावर -1 सेकंड की पावर -2 बराबर N1 U1 बराबर N2 U2. U2 में मिलेगा कितना? kg डैश, इंस्टेड ऑफ kg विल हैव kg डैश, इंस्टेड ऑफ मीटर विल हैव मीटर डैश की पावर -1, सेकंड डैश की पावर -2, सेकंड डैश की पावर -2. ये आ रहा. सो 20. सबसे पहले इनको इन यूनिट्स में एक्सप्रेस करते हैं जो हमारी नोन यूनिट्स हैं. तो इसको पहले एवरेज रखो, kg मीटर की पावर -1 s की पावर -2 N2. इंस्टेड ऑफ kg डैश विल राइट 10 grams, so this is 10 grams. Instead of meter dash we'll write 10 centimeters, so we'll get 10 centimeters here. Instead of second dash we'll write 10 seconds. ठीक. Now we have to convert. हमें कन्वर्जन करना है यहां पर, क्योंकि यहां पे ग्राम है, यहां पे अच्छा पावर नहीं भूलनी है, पावर नहीं भूलनी है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भूल जाता हूं कई बार पावर, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं पावर नहीं भूलनी है आपको भी. ठीक है, जो गलतियां मैं कर देता हूं ना, तो मैं उनको खास तौर से स्ट्रेस करता हूं बार बार क्लास के अंदर कि भैया आपको गलतियां नहीं करनी है. ठीक है ना, तो क्या है ये पावर नहीं भूलनी है आपको. ठीक है, -1 -2 पावर लगानी साथ में. अब देखो s की पावर -2 s की पावर -2 तो कट जाएगा. चलो ये तो ठीक है, बाकी कैसे कटेंगे? कन्वर्ट करना पड़ेगा. 1 किलोग्राम इज 1000 grams and 1 meter is 100 centimeter, power -1. N2 10 ग्राम 10 सेंटीमीटर की पावर -1 10 की पावर -2. and now you can cut ग्राम एंड सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेंटीमीटर कट कर सकते हो उसको, अब कोई दिक्कत नहीं. ठीक, बस अब मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ. 2 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 ये आ गया. अरे नहीं, पावर माइनस हम देते हैं यहाँ पे. 2 इंटू 100 की पावर -1 है ना, तो नीचे जाएगा ये, दो जो कट जाएंगी तो क्या बचेगा? 200 बचेगा. 200 बचेगा, इनफैक्ट 200 बचेगा, 200 प्लस बाकी से पड़ गया लेफ्ट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड पे आते हैं N2. तो 10 की पावर -1 से एक 10 तो कट रहा है, 10 की पावर -2 बच रहा है, 10 की पावर -2 बच रहा है, तो ये बेटा इधर जाएगा, तो इसमें जुड़ जाएगा इनफैक्ट. सो N2 की वैल्यू आ रही, N2 की वैल्यू आ रही कितनी? 2 इंटू 10 की पावर 4.
2 इंटू 10 की पावर 4 आ रही है, ये आ रही वैल्यू। सो 20 पास्कल इज 2 इंटू 10 की पावर 4 kg dash meter dash inverse second dash की power -2. That's a new unit. You can call this as Pascal dash as well. So ultimately you will be able to write that 20 pascals is equals to 2 into 10 की power 4 pascals dash. That is what you can write. What is Pascal dash? The new unit जो हमने डिफाइन करी। तो जब भी कोई नई यूनिट आपको डिफाइन करके देगा, आप सबसे पहले उस यूनिट को लिख लीजिए, लिखिए उसको, डिफाइन कर लीजिए उसको, फिर n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 लगाना है आपको। तो आप सबसे पहले उसको फंडामेंटल में कन्वर्ट करेंगे और फिर n1 u1 इक्वल्स टू n2 लगा के सॉल्व करके कैलकुलेट करके अपना आंसर निकाल लेंगे, खत्म बात। तो सिंपल चीजें हैं, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। तो ये हमने बात करी बेटा यूनिट्स की, ये सारी बात हमने करी यूनिट्स की, ठीक है। तो छोटी सी बात मैं यहां पर और कर दूं, वो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स या इनफैक्ट यूनिट्स नहीं बोलते, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब उसको डिफाइन करने के लिए इनफैक्ट मुझे डायमेंशनल एनालिसिस पहले आपको सिखाना पड़ेगा, तो उसके थ्रू चलते हैं, फिर डिफाइन करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स को, ठीक। चलो बात करते हैं डायमेंशंस की। अब ये क्या होता है सर, यूनिट समझ में आया, डायमेंशंस क्या होता है और जरूरत क्या है इसकी। सो डायमेंशंस जो है, डायमेंशंस दे आर द पावर्स raised to fundamental quantities. They are the powers raised to fundamental quantities to fundamental quantities to represent a derived quantity. क्या मतलब है सर? एक डिराइव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल का यूज किया जाता है, तो उन फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो पावर आ रहा है वो डायमेंशंस है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फोर्स की, सबसे सिंपल केस है, फोर्स की बात करें तो क्या कह सकते हैं हम, थोड़ा फोर्स के लिए हम कह सकते हैं ये है मास केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कोई अगर आपसे पूछ ले what is the dimension of mass in force, what is your answer? मास की डायमेंशन फोर्स में कितनी है, तो मास का जो पावर है वो कितना है, 1 है ना। सो योर आंसर इज 1, ठीक है, क्वेश्चन ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the dimension of length in force? The answer is 1. अगला क्वेश्चन, what is the dimensions of time in force? So टाइम की पावर कितनी है, -2 है, तो आंसर इज -2. यस, -2 आएगा बेटा, -2 आएगा, ध्यान रखना, -2 इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। -2 विल बी द आंसर। क्लियर बेटा, समझ गए? ये हमारे पास डायमेंशन आ गए। डायमेंशन का खेल समझ में आपको आई थिंक आ गया हो। दे आर द पावर्स रेज्ड टू फंडामेंटल क्वांटिटीज टू रिप्रेजेंट अ डिराइव्ड क्वांटिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। डायमेंशंस तो मैंने बताई पावर्स होती हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला का। देखो हो क्या रहा है यहां पर। अब फोर्स के लिए तो आप किलोग्राम का भी इस्तेमाल कर सकते हो और चाहो तो ग्राम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। चाहो तो आप पाउंड का इस्तेमाल कर सकते हो, फुट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सो यूनिट तो आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, लेकिन इन सब केस में जो सेम है वो डायमेंशन सेम है। ये चीज नहीं होंगी, डायमेंशन ऑफ सेम। सो बेसिकली कहीं ना कहीं डायमेंशन ये बता रहा है कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी का किन किन फंडामेंटल्स पर कैसा कैसा डिपेंडेंसी है,
किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी पर कैसी कैसी डिपेंडेंसी है, ये बता रहा है डायमेंशन। इसलिए डायमेंशंस की इंपॉर्टेंस है। यूनिट तो आपने लिख दी, बट यूनिट तो आप बदल सकते हो, अलग अलग यूनिट ले सकते हो, बट डायमेंशंस जो है वो सेम रहती है। ठीक है, तो डायमेंशंस हम इसलिए यूज कर रहे होते हैं। तो अब हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की। डायमेंशनल एनालिसिस की या पहले बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला की। डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा ना, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने क्या किया, हमने सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज को डायमेंशनल फॉर्मूले दे दी पहले, तो ये तुम्हारा डायमेंशनल फॉर्मूले है। हमने कहा सारी डिराइव्ड क्वांटिटी जो है ना वो इनसे मिलकर बनेगी, तो हर एक डिराइव्ड क्वांटिटी का अपना एक फॉर्मूला बन जाएगा, यूनिट भी होगी और फॉर्मूला भी होगा। ठीक, सो कौन कौन सी हमारे पास क्वांटिटीज हैं उनकी बात करते हैं। तो हमारे पास क्वांटिटी सबसे पहले कौन सी है बेटा, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, amount of substance, current, and luminous intensity. तो अब इनको हमने यूनिट्स तो दी ही थी, अब डायमेंशंस भी देने की बारी आ चुकी है। पहले यहां पे मैं आपके सामने यूनिट दोबारा लिख रहा हूं, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, मोल, एम्पेयर एंड कैंडेला। ठीक, ये तो सेम नीचे आ रहे आपके, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आता। के का के, मोल का मोल, ए का ए, सी डी का सी डी, बट ऊपर से जाता है, क्या जाता है, ब्रैकेट लिखना है आपको। मास के लिए एम यूज करेंगे, लेंथ के लिए एल यूज करेंगे, सेकंड के लिए टी यूज करेंगे, केल्विन के लिए के यूज करेंगे, मोल के लिए मोल यूज करेंगे, एम्पेयर के लिए ए यूज करेंगे, कैंडेला के लिए कैंडेला यूज करेंगे। ब्रैकेट लगा के जो लिख रहे हैं हम, ये है डायमेंशनल फॉर्मूलास। बेटा ये फंडामेंटल के हैं, अब किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है बच्चा, तो क्या लिखोगे देख लेते हैं। तो देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी, जैसे फोर्स का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना, तो आप सबसे पहले कहेंगे भैया फोर्स किस फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा था, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है बेटा, मास के लिए आएगा m, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर मतलब क्या है, लेंथ, पर सेकंड स्क्वायर मतलब सेकंड की पावर -2 मतलब टाइम की पावर -2। मतलब आपको सबसे पहले उसका यूनिट ही खोजना है एक तरीके से, और फिर यूनिट में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उसको कन्वर्ट कर देना है इस तरीके से। एक बार फोर्स मिल गया ना आपको, तो बाकी कहानी आपके सामने आती है। जैसे जो फोर्स का यूनिट होता है उससे आप प्रेशर निकाल सकते हैं। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप। ठीक, आप वर्क निकाल सकते हैं। अच्छा, वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट जूल होता है, तो दोनों के लिए आप सेम यूनिट का या डायमेंशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्क या एनर्जी सेम यूनिट, और ये आप फोर्स इनटू डिस्टेंस से लिख सकते हैं। फोर्स इनटू डिस्टेंस से लिख सकते हैं, तो फोर्स मालूम तो ये निकल जाएगा। पार की बात करें अगर आप, तो बेटा पार क्या होगा, तो पार होता है वर्क अपॉन में टाइम, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो वर्क मालूम पड़ा तो आप पार में निकाल पाओगे, वर्क के लिए आपको फोर्स चाहिए होगा। फोर्स याद कर लो, बाकी चीजें आराम से निकल रही। 11th वाली जो मिलनी है आपकी आराम से निकल जाएगी। ठीक है ना, सो mlt-2, mlt ये तो याद ही कर ले बेटा, हालांकि बड़ा सिंपल है। मास एंड एक्सेलरेशन, मास के लिए किलोग्राम, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिख ही रहा है आपको। ठीक है, बट फिर भी याद हो तो बहुत अच्छी चीज है। ml-1t-2, ये याद नहीं करना आप पता है फोर्स अपॉन एरिया, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला मालूम है, कहानी सॉल्व। फोर्स इनटू डिस्टेंस मतलब ml2t-2, फोर्स डिस्टेंस टाइम मतलब ml2
टी माइनस थ्री, ml2 t माइनस थ्री, ml2 t माइनस थ्री। समझ गए? तो फोर्स आ गया, प्रेशर आ गया, वर्क आ गया, पार आ गया। ठीक। और काफी सारी क्वांटिटीज जो आपके सामने आ रही हैं उन सबका आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने ग्रेविटेशन में एक जी पढ़ा, फ्लूइड में आपने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा, लिख सकते हो आप। जी क्या है बेटा? जी क्या है? पॉपुलर है बेटा, ये भी पॉपुलर है। ये भी जी क्या होता है? तो बेटा जी का फॉर्मूला होता है F बराबर G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो G हो जाएगा बेटा क्या? F इंटू आर स्क्वायर बाय m1 m2। अब देखो F क्या है बेटा? F क्या है? वही ml t माइनस 2, ये तो अब याद हो गया होगा। R क्या है बेटा? L, और m स्क्वायर नीचे आ रहा, बस सॉल्व कर लो इसको। कितना हो गया? m माइनस 1 L स्क्वायर t माइनस 2 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा क्या होगा? ये कैसे लिखेंगे आप? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा कैसे लिखेंगे आप? तो फॉर्मूला याद करो बेटा। एक लॉ है स्टोक्स लॉ, एक लॉ है स्टोक्स लॉ जो कहता है F बराबर 6 पाई ईटा आर वी। अब 6 पाई तो बेटा कांस्टेंट है, तो उसको तो भूल ही जाओ। तो व्हाट इज ईटा? ईटा हो गया फोर्स अपॉन में आर इंटू वी, डायमेंशन वाइज प्रोपोर्शनल लिख देते हैं इसको, F बाय आर वी। ठीक है, हालांकि ईटा इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, आई शुड नॉट राइट प्रोपोर्शन, बट स्टिल ठीक है, अब लिख दिया तो लिख दिया, कोई बात नहीं। समझ रहे हो आप? भावनाएं समझ रहे हो? ठीक है ना? अब आओगे फोर्स क्या है बेटा? फोर्स है mlt माइनस 2, mlt माइनस 2 डिवाइड बाय रेडियस। रेडियस कितना है? L, रेडियस इज द लेंथ, L हो गया। V होता है मीटर पर सेकंड, LT माइनस 1, LT माइनस 1। तो बेटा ये आ गया आपके पास m L माइनस 1 T माइनस 1, ml माइनस 1 T माइनस 1। वेरी पॉपुलर बेटा, बहुत पॉपुलर है ml माइनस 1 T माइनस 1। ठीक बच्चों, चलो अब देखो यूनिट्स एंड डायमेंशंस बेटा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें पूरी 11th में भी आपको अलग अलग क्वांटिटीज मिलती चली जाती हैं और 12th में भी आपको बहुत सारी क्वांटिटी मिलती हुई चली जाती है। ठीक है, तो दोनों क्वांटिटीज, आपको सारी क्वांटिटीज के डायमेंशंस पता होने चाहिए अल्टीमेटली। 11 तो हमने करा दिया आपको सारा, ठीक है ना, और 12th अभी हम करेंगे आगे चल के। ठीक है, बट कुछ क्वांटिटी और उनके फॉर्मूले में आपको यहां बता देता हूं, ठीक है ना, ताकि कहीं अगर आप देख लो तो आपको टेंशन ना हो तो सर ये कहां, ये क्या आ गया। ठीक है ना, बट घबराए नहीं, जब 12th पढ़ लेंगे ना तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी, आप सारी चीजें कवर हो जाएंगी आप, तो घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल। अच्छा जी, जैसे भाई 12th में आपसे पूछ सकते हैं रेजिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे? कैपेसिटर बनता है, कैपेसिटर। कैपेसिटेंस के लिए क्या बोल सकते हैं? एक और बनता है, बोलते हैं इंडक्टर। इंडक्टेंस के लिए क्या बोल सकते हैं? एल के लिए क्या बोल सकते हैं? तो फॉर्मूले मालूम है ना तो काम बन जाएगा, फॉर्मूले मालूम है ना तो काम बन जाएगा। तो फॉर्मूले बता रहा हूं मैं, वो फॉर्मूले आप याद कर लेंगे तो काम बन जाएगा। और नहीं भी पता, नहीं भी आपको अभी याद करने, जब पढ़ाएंगे तब याद हो जाएंगे आपको अपने आप। अभी जो फॉर्मूला दे रहा हूं उसके हिसाब से आपको डायमेंशन निकाल लेनी है, उनके हिसाब से आपको डायमेंशन निकाल लेनी है। तो फॉर्मूले में बता रहा हूं आपको, डायमेंशन उसके हिसाब से निकाल लेनी है। ठीक, तो बेटा रेजिस्टेंस जो है उसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट पार इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। पार इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। अब आई जो है ये तो बेटा ऐसा ही क्वांटिटी हो गई आपकी, फंडामेंटल क्वांटिटी होगी, इसके तो एम्पेयर लिखोगे आप। पार आपने निकाला ही था, पार तो आपने निकाला ही ना अभी, ml स्क्वायर टी माइनस 3, ml स्क्वायर टी माइनस 3 डिवाइड बाय ए स्क्वायर इज आर, तो ये a माइनस 2 हो जाएगा ऊपर। आई होप ये बात समझ गया। कैपेसिटेंस के लिए क्या बोल सकते हैं बेटा? कैपेसिटेंस के लिए तो बेटा कैपेसिटेंस का एक सुंदर फॉर्मूला होता है, दैट एनर्जी stored is half q square by c।
एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, ये यूज कर सकते हो। अब एनर्जी बताया आपको, अब देखो सी क्या हो गया, सी क्या हो गया, सी हो गया क्यू स्क्वायर बाय 2u, ठीक है ना। सो डायमेंशंस ऑफ सी जब आप लिखोगे तो क्यू स्क्वायर, क्यू क्या है बेटा, क्यू है चार्ज। अब चार्ज जो है वो होता है करंट इनटू टाइम। देखो बेटा, करंट होता है चार्ज अपॉन में टाइम, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, ध्यान रखना। तो चार्ज की जगह पे लिखेंगे करंट, करंट कितना है एम्पियर, टाइम के लिए है टी स्क्वायर, 2 से मतलब नहीं। U है एनर्जी, U क्या बेटा एनर्जी है, U कितनी है बेटा एनर्जी है, एनर्जी कितनी है हमारे पास, ये रही एनर्जी ml स्क्वायर टी माइनस 2, ml स्क्वायर टी माइनस 2, तो डिवाइड बाय ml स्क्वायर टी माइनस 2, ml स्क्वायर टी माइनस 2। अब कुछ बच्चे से थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, ये तो ठीक था, ये टफ हो रहा है, थोड़ा सिंपल बताएंगे क्या? अरे सिंपल बता देंगे, क्या दिक्कत है। देखो R इंटू सी होता है टाइम, ये भी एक फॉर्मूला है बेटा, ये भी एक फॉर्मूला है। R का फॉर्मूला पता लग गया तो C अपने आप निकल जाएगा। बट अगर आपको C इंडिपेंडेंटली निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हो, बट R के ऊपर दिख रहा है ना, तो आप यहां पे पुट करके निकाल सकते हो। R इंटू सी होता है टाइम। वैसे ही बेटा U के लिए भी 2 फॉर्मूले देता हूं मैं आपको, L के लिए एक फॉर्मूला होता है U बराबर हाफ LI स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास R बाय L बाय R इक्वल टू टाइम। ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है बेटा। ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो 12th के सिलेबस में भी हम करेंगे, जब 12th पढ़ेंगे, ठीक है ना, तब आपको कराए जाएंगे। बट डायमेंशन एनालिसिस के लिए कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, जब आप बुक्स से क्वेश्चंस करोगे ना बेटा, तो भले वो चैप्टर 11 में होगा, लेकिन क्वेश्चंस अगर आप देखोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे या बुक के क्वेश्चंस भी करोगे, एनसीईआरटी नहीं कोई भी दूसरी कॉम्पिटिटिव बुक आप उठाते हो, तो बेटा चाहे वो मेडिकल का हो चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, उसमें आपको ये सब चीजें यूज होती हुई मिल सकती है। इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं चर्चा। अब देखो अब यहां पर एक और टर्म आ रहा जिसको हम कह रहे हैं एप्सिलॉन नॉट। ओ भाई ये क्या है, ये क्या है? इसको बोलते हैं बेटा परमिटिविटी, 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 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, कहां मिलता है, फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला क्या है इसका? तो देखो बेटा फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसका मतलब एप्सिलॉन हो गया Q1 Q2 बाय 4 पाई F इंटू R स्क्वायर। अब चार्ज के लिए मैंने बताया करंट इंटू टाइम, तो करंट इंटू टाइम का स्क्वायर, तो 2 चार्ज है ना, डिवाइड बाय F R स्क्वायर की डायमेंशन निकालनी है। अब फोर्स तो देखो आप लगभग सभी फॉर्मूला में आ रहा, तो बहुत सारे फॉर्मूले फोर्स के होते हैं, इसलिए फोर्स की डायमेंशन मैंने कहा कि याद कर लो, MLT-2 तो बेटर रहेगी, निकाल सकते हो। एम्पियर टाइम स्क्वायर डिवाइड बाय MLT-2 L स्क्वायर, सॉल्व करेंगे मिनट आ जाएगा, सॉल्व करेंगे मिनट आ जाएगा। Once you get the value of mu naught, epsilon naught, you get another quantity called as mu naught. उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी म्यू नॉट बोल देते हैं उसको। ठीक है, ये भी फेमस है बेटा, ये भी फेमस है, ध्यान रखना। अब इसका भी फॉर्मूला दे रहा हूं मैं आपको, इसका फॉर्मूला दे रहा हूं, अब ये आपको खुद निकालना होगा। ठीक है, फॉर्मूला है इसका दैट C इज इक्वल्स टू 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला है इसका। C इज इक्वल्स टू 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है बेटा इसका। ठीक है, तो फ्रॉम हेयर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट, एंड द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इज 1/c स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में? C क्या है यहां पर? C बेटा स्पीड ऑफ लाइट। म्यू नॉट का है, म्यू नॉट क्या है बेटा, म्यू नॉट क्या है बेटा? म्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। ये मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा।
अब एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन है आप निकाल चुके, ये रहा, ये पुट करेंगे आप। सी तो स्पीड ही है मीटर पर सेकेंड, LT - 1 उसको भी पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मिनट, सॉल्व करेंगे गेट द वैल्यू ऑफ मिनट। अंडरस्टूड बेटा, क्लियर बात आपको? तो इस तरीके से आपने देखा, चाहे 11th की डायमेंशंस क्यों ना हो, चाहे 12th की डायमेंशंस क्यों ना हो, इफ यू नो द फॉर्मूलाज यू कैन गेट द डायमेंशंस वेरी इजीली। फॉर्मूलाज पता है तो डायमेंशन निकालना चुटकियों का खेल, आराम से आप निकाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं आएगी। चलो बहुत कर ली हमने डायमेंशन 11th की 12th की, और अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं डायमेंशन एनालिसिस की। डायमेंशनल एनालिसिस क्या चीज है बेटा? डायमेंशनल एनालिसिस क्या चीज है बेटा? तो देखो बेटा, डायमेंशन एनालिसिस के अंदर हमें बात करनी होती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस में हमें बात करनी है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, ओके, तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? बेटा इसके दो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के दो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल नंबर 1, पहला प्रिंसिपल जो है कि केवल उन क्वांटिटीज को ऐड, सब्ट्रैक्ट, इक्वेट या कंपेयर किया सकता है जिनकी डायमेंशन सेम होती है। क्या मतलब? अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया 5 किलोग्राम बड़ा है या फिर 2 मीटर बड़ा है, कौन बड़ा है? 5 किलोग्राम बड़ा है या 2 मीटर बड़ा है? बताओ मुझे, कौन बड़ा है बेटा? 5 किलोग्राम बड़ा है कि 2 मीटर बड़ा है? आप कहोगे सर ये तो हम बता ही नहीं सकते, वी कैन नॉट टेल सर, हम बता ही नहीं सकते कि 5 किलोग्राम बड़ा कि 2 मीटर बड़ा। वी कैन नॉट टेल सर, वी आर सॉरी, वी गिव अप, वी कैन नॉट टेल सर। ऑब्वियस बात है, वी कैन नॉट टेल, बिकॉज मीटर और किलोग्राम दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, उन्हें कंपेयर करने का सेंस बनता ही नहीं। अगर आपको यह कह दिया जाए कि अगर हम 5 किलोग्राम के अंदर 10 न्यूटन को जोड़ दें तो क्या आएगा? 5 किलोग्राम में 10 न्यूटन जोड़ दें तो क्या आएगा? तो क्या जोड़ पाओगे? आप उसे नहीं जोड़ सकते। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, वी कैन नॉट जोड़ देम, हम उनको जोड़ नहीं सकते। तो किनको जोड़ सकते हैं? मास में मास जुड़ेगा, लेंथ में लेंथ जुड़ेगा, टाइम में टाइम जुड़ेगा, फोर्स में फोर्स जुड़ेगा या घटेगा, उल्टा पुल्टा कुछ भी ऐसा जोड़ नहीं सकते हम। आई बात समझ? तो पहला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड और कंपेयर्ड which have same जिनकी डायमेंशन सेम होती है, केवल उन क्वांटिटीज को ही आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, इक्वेट, कंपेयर कर सकते हो, बाकी क्वांटिटीज को नहीं कर सकते। या इसका उल्टा कह दिया जाए, अगर किसी इक्वेशन में कोई क्वांटिटीज आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट, इक्वेट या कंपेयर होते हुए मिल रही हैं, उनकी डायमेंशन सेम होना कंपलसरी है, उनकी डायमेंशन सेम होना कंपलसरी है। ठीक। दूसरा प्रिंसिपल है कुछ ऐसी क्वांटिटीज जिनका जो डायमेंशन लेस होती है, जिनके पास कोई डायमेंशन नहीं होती, जो डायमेंशन लेस होते हैं, जैसे कि एंगल। फॉर एग्जांपल साइन थीटा, बड़ा पूरा साइन थीटा भी डायमेंशन लेस है और इसका एंगल थीटा भी डायमेंशन लेस है। क्या है? डायमेंशन लेस है। मतलब बेसिकली ये बता रहा है कौन कौन सी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो लॉग, ये पूरा लॉग, या इसका ये एंगल क्या है? डायमेंशन लेस है। या पावर में चले गए आप, e टू द पावर x, पूरा भी डायमेंशन लेस है, ये पावर भी डायमेंशन लेस है। दे डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। कह रहा है देयर कैन बी सम क्वांटिटी व्हिच आर डायमेंशन लेस, इनको डायमेंशन नहीं होती। यहीं से निकल कर आता है आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी यहीं से निकल कर आता है। क्या मतलब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का? ऐसी क्वांटिटीज
ऐसी क्वांटिटीज जिनकी यूनिट्स तो होती हैं लेकिन डायमेंशंस नहीं होती, यूनिट्स तो होती हैं लेकिन डायमेंशन नहीं होती, उनको डालते हैं हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ऐसी कौन सी चीजें हैं, जैसे कि एंगल की यूनिट होती है रेडियन, बट उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। अगर मैं बताया आपको एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, तो वो आती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स में। तो हम एंगल की बात करें तो बेटा एंगल भी दो टाइप का होता है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, सॉलिड एंगल की होती है स्टेरेडियन। तो रेडियन एंड स्टेरेडियन ये यूनिट्स हमारे पास होती है, ठीक है। तो लेकिन डायमेंशंस नहीं होती, ठीक है ना, नो डायमेंशंस, डायमेंशनलेस। और ऐसी क्वांटिटीज को ही हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को ही हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। क्या मतलब है इसका बेटा, इसका मतलब है दोज क्वांटिटीज which have units but no dimensions। और इसमें जो मेजर कैटेगरी है वो एंगल ही है, एंगल को ही हम रख रहे हैं इसके अंदर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज जो है वो फंडामेंटल से भी बनती हैं और सप्लीमेंट्री के यूज से भी बनती है, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड, तो रेडियन सप्लीमेंट्री से आया, सेकंड फंडामेंटल से आया, तो वहां से मिलाकर हमने बना दिया एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड, ठीक। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी अब आपको समझ में आ गई। तो हम बात कर रहे थे बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की, यहां पर इससे हम करते हैं डायमेंशन एनालिसिस। तो डायमेंशन एनालिसिस के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर सबसे जो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है या बनता है वो क्या होता है। तो डायमेंशन एनालिसिस के लिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि सपोज आपको दे रखा है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स बाय टी, ठीक है। यहां पर बोल रखा है y जो है ये डिस्टेंस है, x भी डिस्टेंस है, t टाइम है। आपसे पूछा जा रहा कि भैया ये बताओ कि यहां पर a और b क्या होगा। एक काम और करते हैं, यहां पर हम -c भी कर देते हैं, a b और c की डायमेंशंस क्या होंगी। फाइंड डायमेंशंस ऑफ a, डायमेंशंस ऑफ b एंड डायमेंशंस ऑफ c। तो जो पहला यूज है डायमेंशन एनालिसिस का वो क्या है, अननोन पैरामीटर्स के बारे में जानने का। भैया ये क्या हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, उनके बारे में जानने के लिए हम डायमेंशन एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करते हैं, देखते हैं क्या है। तो हम कह रहे हैं कि भैया ये तो डिस्टेंस है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं इस c की, सबसे पहले बात करते हैं बेटा इस c। टाइम से माइनस में आ रहा, टाइम से सब्ट्रैक्ट हो रहा, टाइम से कौन घट सकता है, टाइम से टाइम जुड़ सकता, टाइम से टाइम घट सकता, टाइम से टाइम जुड़ सकता, टाइम से टाइम घट सकता, मतलब c भी तो टाइम ही होगा। अरे भैया c भी तो टाइम ही होगा, क्यों भाई, c भी टाइम होगा। सुनो, अच्छा जी, यहां पर देखें तो हम कह सकते हैं कि जो y का डायमेंशन होगा ना, दैट विल बी सेम एज a बाई टी एंड दैट विल बी सेम एज bx बाई टी एज वेल। क्यों भाई, देखो इसको हम लिख पा रहे y इज इक्वल टू a बाई टी प्लस bx बाई टी।
देखो ये जो क्वांटिटी है और जो ये क्वांटिटी, इनकी डायमेंशन सेम ही होनी चाहिए क्योंकि आपस में जुड़ रही हैं, और y के बराबर होनी चाहिए बिकॉज उससे इक्वेट हो रही हैं। मान लेते हैं y डिस्टेंस, हम कह रहे हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस। डिस्टेंस में डिस्टेंस जोड़ोगे तो डिस्टेंस आएगा ना, या आलू में गोभी जोड़ के आप बैंगन पैदा कर दोगे, है भाई? अरे भैया डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस होगा, क्यों भाई, है ना? ओके, तो देखो यहां पर आते हैं, तो हमने कहा a बाई टी भी डिस्टेंस है, b x बाई टी भी डिस्टेंस है। तो अगर ये डिस्टेंस है तो a क्या हुआ? a हो गया y इंटू टी, और b क्या हो गया? b हो गया y इंटू टी बाई एक्स हो गया। y डिस्टेंस है उसके लिए l लिखेंगे, t टाइम है उसके लिए t लिखेंगे, y डिस्टेंस है उसके लिए l लिखेंगे, t टाइम है उसके लिए t लिखेंगे, और नीचे x है तो उसके लिए भी l लिखेंगे, l l कट गया तो ये t ही बचा। तो a आ रहा lt, b आ रहा t, और c आ रहा t। इस तरीके से आप सारी बातें कह सकते हैं। क्लियर? समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपोज द क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। अब ये आपकी देखी हुई इक्वेशन है, बट उस पर मत जाइए। अब आप ये सोचिए कि अगर ये देखी हुई नहीं होती तो क्या होता, ठीक है ना? तो क्वेश्चन कह रहा कि भैया जो y है ये डिस्टेंस है, जो x है ये जो x है सॉरी ये नहीं जो x है ये भी डिस्टेंस है, जो t है ये टाइम है। तो अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया ये बताओ कि ओमेगा बाय के का डायमेंशन क्या होगा। अब हालांकि आपको पता है कि ओमेगा बाय के v होता है, मतलब वेलोसिटी आना चाहिए, बट निकाल के देखेंगे हम। तो हम यहां पे क्या कहेंगे? हम कहेंगे देखो ये एंगल जो है, करना कैसे समझो, ये एंगल जो है बेटा ये डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है। मतलब ये भी डायमेंशनलेस होगा और ये भी डायमेंशनलेस होगा, तभी तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी आएगी ना। आलू माइनस आलू, या आलू प्लस आलू इक्वल टू आलू होता है ना, या आलू माइनस आलू इक्वल टू आलू होता है ना, वही हो रहा है यहां पर। डायमेंशनलेस माइनस डायमेंशनलेस इज डायमेंशनलेस, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा टी का डायमेंशन इक्वल टू के एक्स का डायमेंशन इक्वल्स टू m0 l0 t0। हालांकि आपको केवल ओमेगा बाय के चाहिए, उसके लिए आप ये इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो भी हो जाएगा, दोनों बराबर रखेंगे तब भी हो जाएगा। मतलब आप के को नीचे लेकर आएंगे तो आपको x बाय टी मिल जाएगा, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, सुनो खत्म। सो ओमेगा बाय गई x बाय टी मतलब एल टी, एल बाय टी मतलब एल टी माइनस 1, खत्म, आ गया। सिंपल हो गया ना, आ गया हमारा आंसर। और अगर ऐसा नहीं भी करना चाह रहे हैं आप तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप क्या कह सकते हो? आप क्या कह सकते हो यहां पर? आप कह पाओगे यहां पर कि आप ओमेगा निकाल लो इससे और फिर के निकाल लो इससे। ओमेगा की वैल्यू आएगी टी माइनस 1, क्योंकि बाकी तो जीरो ही है, टी नीचे जाएगा, टी माइनस 1 बचेगा। के की वैल्यू आएगी एल माइनस 1, क्योंकि बाकी तो जीरो ही है, एक्स नीचे आया मतलब एल माइनस 1 होगा। तो ओमेगा मिल गया, के मिल गया, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको एल टी माइनस 1 मिल रहा। खत्म बात। ऐसे भी कर सकते हो। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन कैन बी गिवन टू यू लाइक p इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन में बीटा e टू द पावर माइनस बीटा t। क्वेश्चन कह रहा है कि p पावर है, t टाइम है। कह रहा बताओ फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड डायमेंशन ऑफ बीटा। तो पहले बेटा इस पावर में आओ और इस बीटा को पकड़ो। पावर क्या होती है बेटा? डायमेंशनलेस होती है, पावर डायमेंशनलेस होती है। तो क्या बोलोगे बेटा? आप बोलोगे बीटा इंटू टी इज डायमेंशनलेस, मतलब m0 l0 t0 बोलोगे, ठीक है ना? क्योंकि बीटा डायमेंशनलेस है तो आप बोलोगे m0 l0 t0 बोलोगे, ठीक है? तो यहां से बीटा कितना आ रहा? बीटा आ रहा t माइनस 1, बीटा आ रहा t माइनस 1, नीचे जाएगा t माइनस 1 आ जाएगा, बीटा इज t माइनस 1। समझ गए? बीटा आ गया t माइनस 1। Once you get beta, you can put here. अब आप बोल सकते हो डायमेंशन ऑफ पावर इज सेम एज डायमेंशन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ बीटा। ये तो डायमेंशनलेस है पूरा, e की पावर सब पूरा डायमेंशनलेस होता है, इसको भूल जाओ। तो डायमेंशन ऑफ पावर क्या होती है? पावर होती है आपका वर्क अपॉन में टाइम, वर्क होता है आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, अल्फा बाय बीटा। फोर्स होता है आपका mlt माइनस 2, डिस्टेंस टाइम, और बीटा है t माइनस 1,
बीटा है t-1। इसको यहां लेकर आएंगे तो यह रहा ml स्क्वायर t-4, दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, डायमेंशन ऑफ अल्फा। ऐसे निकाल सकते हैं। तो अननोन वैल्यूज की डायमेंशन निकाल सकते हैं। बेटा क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल जब आप करने जाओगे ना तो कई बार क्या होगा ना, 4 ऑप्शंस आपके सामने होगी, इन चारों में से एक को एलिमिनेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया सकता है, ठीक है ना, क्योंकि चारों का डायमेंशन अलग होगा ही तो भैया आप डायमेंशन से ही उसको सॉल्व कर दोगे, डायमेंशन से ही उसको सॉल्व कर दोगे। तो ये बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंट तरीका होता है, ठीक है ना, जिससे आप क्वेश्चंस को लगा सकते हो, बना सकते हो। तो अननोन वैल्यूज के डायमेंशन निकालने के इसमें काम आ गया, ठीक। चलो अगला जो इसका यूज है वो क्या है, इसका जो नेक्स्ट यूज है बेटा वो क्या है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट यूज क्या है इसका उसकी बात कर लेते हैं बेटा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट यूज क्या है इसका। बेटा ये यूज होता है टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द अननोन क्वांटिटीज, ठीक है ना। कुछ एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड कर रही है उसके यूज के लिए, उसको जानने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ अ क्वेश्चन कम्स लाइक दिस, डायरेक्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा, आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत बात नहीं है। स्पीड ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन टेंशन, लेंथ and mass of the string. Find their relation. इनका रिलेशन निकाल दीजिए क्या होगा इसका, स्पीड का किसके ऊपर, टेंशन के ऊपर, लेंथ के ऊपर, मास के ऊपर रिलेशन क्या होगा। तो हम क्या करेंगे बेटा इसमें, तो हम लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे हम इसमें लिखेंगे, हम कहेंगे जो स्पीड है ना ये डिपेंड करती है, स्पीड जो है वो डिपेंड करती है टेंशन की पावर ए पे, लेंथ की पावर बी पे और मास की पावर सी पे, ऐसे डिपेंड कर रही है। तो पावर ए बी सी में लिख दी। अब डायमेंशन दोनों बराबर होने चाहिए, तो स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, एल टी -1 होती है। एम कितना होगा, 0 लिख सकते हो आप इसको, बराबर। टेंशन तो एक फोर्स है तो ये हो गया एम एल टी -2 की पावर ए, लेंथ एल हो गया और मास एम हो गया। ध्यान से देखो, मैंने बोला, क्वेश्चन ने बोला, इनफैक्ट क्वेश्चन बोला कि वी जो है वो डिपेंड कर रहा है टेंशन पे, लेंथ पे, मास पे। तो टेंशन है फोर्स कितना है, एम एल टी -2, लेंथ एल, मास एम। पावर कितने डिपेंड कर रहा है पता नहीं, तो पावर मैंने एबीसी मान ली, एबीसी निकालना ही हमारा काम है। यहां पर हमने स्पीड लिख दी, स्पीड इज दिस। अब हम यहां पे क्या करेंगे, हम m को इकट्ठा करेंगे, हम बोलेंगे m की पावर a, m की पावर c, l की पावर a, l की पावर b, t की पावर -2, इकट्ठा कर ली। यहां पे कितनी है, m की पावर 0, l, t की पावर -1। कंपेयर करेंगे हम, यहां पे कंपेयर करेंगे हम इसको, तो कंपेयर करेंगे तो हम बोलेंगे a प्लस c जो है वो 0 होगा, a प्लस b जो है वो 1 होगा और -2a -1 होगा। मतलब यहां से हम बोल सकते हैं a की वैल्यू 1/2, यहां से बोल सकते हैं b की वैल्यू 1 - a, मतलब 1 - 1/2 और c की वैल्यू कितनी आ रही, -a के बराबर, मतलब -1/2। c की वैल्यू कितनी आ रही, -a के बराबर, मतलब -1/2। तो a इज लाइक -2a इक्वल्स टू -1, ठीक है ना, इक्वल्स टू -1। तो a की वैल्यू है 1/2, b की वैल्यू भी 1/2 और c की वैल्यू -1/2, ये आ गई। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे v इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर a, a कितना है 1/2, लेंथ की पावर b, b कितना है हमारे पास 1/2 और मास की पावर c, c कितना है -1/2। मतलब क्या आ रहा, v इज प्रोपोर्शनल टू √ t m l या फिर √t m/l। m/l को ही तो आप म्यू बोलते हो, m/l को तो आप म्यू बोलते हो, t/म्यू के प्रोपोर्शनल आना चाहिए ना, मतलब v की वैल्यू t/म्यू के प्रोपोर्शनल, t/म्यू के रूट के प्रोपोर्शनल आनी चाहिए, वही आ रही आगे समझ में। तो डायमेंशनली इस तरीके से आप इनके बीच का रिलेशन निकाल सकते हो, बच्चा, ठीक है। चलो एक और वैरायटी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अब जो नेक्स्ट वैरायटी है ना बेटा, इसमें हम क्या करने वाले,
इसमें हम कह रहे हैं कि हमने क्या किया, हमने ये कहा कि हमने कोई नई फंडामेंटल क्वांटिटी मान ली, नॉर्मल क्वांटिटी को हटा के हमने कोई नई फंडामेंटल क्वांटिटी मान ली, ठीक है ना। हम कह रहे हैं कि इफ क्वेश्चन है इफ फोर्स F and force F, energy E and speed V are taken fundamental quantities. इनको अगर फंडामेंटल मान लिया गया then find the dimensional formula of mass in the new quantities, in the terms of new quantities. नई क्वांटिटी की टर्म्स में मास का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दो। तो कैसे निकालोगे आप? क्वेश्चन का मतलब क्या है? तो हम कहेंगे मास जो है इट शुड डिपेंड अपॉन फोर्स टू द पावर ए, एनर्जी टू द पावर बी एंड स्पीड टू द पावर सी। आपको एबीसी निकालना है, क्वेश्चन इतना कह रहा है। सिंपल सी बात, क्वेश्चन ने उसी क्वेश्चन को घुमाकर दे दिया, कान को घुमाकर उसने पकड़ लिया है, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बात वही है, क्वेश्चन वही है, चीज वही है, बात वही है, आपको घुमाकर दे दिया गया है। अब कह रहा कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ की पावर ए, ई की पावर बी, वी की पावर सी। ठीक, मास तो बेटा मास ही है, डायमेंशन लिखते हैं। अब डायमेंशन लिखते हैं, मास तो बेटा मास ही है। फोर्स क्या है? एम एल टी माइनस टू। एनर्जी क्या है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और वेलोसिटी क्या है बेटा? एल टी माइनस वन। आ गया। अब थोड़ा इकट्ठा करते हैं, मास की पावर ए प्लस बी, एल की पावर ए प्लस टू बी प्लस सी, टी की पावर माइनस टू ए माइनस टू बी माइनस सी। यहां पर m की पावर 1 है, l की पावर 0 है, t की पावर 0 है। ब्रैकेट लगाना ना भूले, ठीक है। तो हम बोलेंगे a प्लस बी 1 के बराबर है, a प्लस 2b प्लस सी 0 के बराबर है, माइनस 2a माइनस 2b माइनस सी 0 के बराबर है। तो अगर a प्लस बी 1 के बराबर है, तो मैं अगर यहां से देखूं तो मैं इस माइनस को हटा सकता हूं पूरा, क्योंकि यहां 0 है। 2 कॉमन लूंगा तो 2 टाइम्स a प्लस बी बनेगा, बट a प्लस बी तो 1 है। तो इस वाली इक्वेशन से अब मैं बोल सकता हूं कि 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब क्योंकि a प्लस बी 1 है तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब c की वैल्यू -2 आ रही। मुझे c मिल गया -2। नाउ आई कैन पुट c हियर, दैट इज -2। सो दिस इक्वेशन नाउ बिकम्स a प्लस 2b -2 बराबर 0। बट a प्लस बी तो 1 है ना, सो आई कैन राइट a प्लस बी प्लस बी, क्योंकि 2b को मैंने b प्लस बी लिख दिया। तो ये बनेगा बेटा a प्लस बी -2 इक्वल टू 0। a प्लस बी बड़ा 1 है, तो 1 प्लस बी -2 इक्वल टू 0। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ रही? 1 आ रही। b की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? 1 आ रही। तो वो वहां जाएगा बेटा, तो 1 बन जाएगा। तो b1 आया तो a 0 आ रहा, b1 आया तो a 0 आ रहा, b1 आया तो a की वैल्यू 0 आ गई। हमने a निकाला, b निकाला, c निकाला, अब पुट करेंगे। तो हम बोलेंगे मास क्या है? मास क्या है? बोलेंगे मास बराबर, या मास का डायमेंशन बराबर फोर्स की पावर 0, एनर्जी की पावर 1 एंड v की पावर -2। v की पावर -2। आई बात समझ बेटा? इस तरीके से आप अपने आंसर को निकाल सकते हो, इस तरीके से आप अपने आंसर को निकाल सकते हो। अब यहां पर बेटा एक हैक है, यहां पर भी एक हैक है। हैक क्या है? आपको जो 4 ऑप्शन मिलेंगे ना, उन 4 ऑप्शन में इनके डायमेंशन डाल के देख लो किसमें मास की डायमेंशन आ रही है। जिसमें मास की डायमेंशन आएगी वही आंसर होगा। फॉर एग्जांपल, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन बेटा ये है। अब इसमें आप फोर्स की और वी की डाल के देखो, क्या मास आ रहा? नहीं आएगा, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये इसका एक हैक हो गया एक तरीके से। ठीक है बच्चों, तो बेटा ये डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर हमारे क्वेश्चंस हुए। ठीक है,
तो हमने यूनिट्स की बात करी, डायमेंशंस की बात करी, डायमेंशनल फार्मूला की बात करी, डायमेंशन एनालिसिस की बात करी। डायमेंशन एनालिसिस कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन कैसी है बेटा कि अगर जो हम ये क्वांटिटी ले रहे हैं ना, 3 ले रहे हैं, अगर ये 4 हो गई तो एक पावर डी भी बनेगी, तो फिर सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहां पर तो 3 ही है हमारे पास, एमएलटी, या तो और भी हो, ए भी हो, एम्पेयर भी हो, केल्विन भी हो, तो बात अलग है। अगर 3 ही क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ वेरिएबल 4 हो गए, तो फिर वो नहीं सॉल्व कर पाएगा। दूसरी लिमिटेशन ये है कि आपके पास अगर प्लस माइनस हुआ तो प्लस माइनस ये बता नहीं पाएगा, अगर प्लस माइनस कुछ हुआ तो बता नहीं पाएगा, मल्टीप्लिकेशन में बता पा रहा है, प्लस माइनस में बता नहीं पाएगा। तीसरी, ये प्रोपोर्शनल दे पा रहा है, इसके आगे का, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो, इसका प्रोपोर्शनल होगा, इसके आगे का जो कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, उसको ये नहीं बता पाएगा कि वो किसकी वैल्यू कितनी है। ठीक, हालांकि हमें पता है फॉर्मूला की इसकी तो वो वैल्यू 1 होती है, बट ये बता नहीं पाएगा, डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशंस है। ठीक, तो ये सारी बातें थी, हमने बहुत कुछ बातें कर ली है। ठीक है, आगे की बातें अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बेटे इतना ही काफी है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। मिलेंगे अगले लेक्चर में। सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।